आप सभी का सक्सेस मिरर कंपटीशन क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी को हिंदी पढ़ाऊंगा। बेहतर तरीके से हो सकता है आपको समझा पाऊं। अगर आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर अपने मित्रों, दोस्तों, सहपाठियों आदि में अवश्य करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है वर्णमाला। बात आती है वर्णमाला की, और वर्णमाला में आपको पता है हिंदी वर्णमाला में कुल जो अक्षर है उनकी संख्या कितनी है? 52। बात समझ रहे हो? यानी कि हिंदी वर्णमाला में टोटल अक्षरों की संख्या कितनी है? 52। लेकिन ये 52 वर्ण है क्या? ये अक्षर आए कहां से, बने कहां से? तो आज हम इसके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। तो वर्णमाला में आपको पता होना चाहिए कि स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन होते हैं। अब स्वर किन्हें कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर जिनको बोलने में केवल और केवल वायु की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है स्वर। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने के लिए वायु तथा अंग, मतलब बात समझ रहे होगे, वायु तथा अंग दोनों की आवश्यकता होती है तो उन्हें कहा जाता है व्यंजन। बात क्लियर हुई? स्वर किसे कहते हैं? जिन्हें बोलने के लिए केवल और केवल वायु की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं स्वर। और व्यंजन जिनको बोलने के लिए वायु प्लस अंग की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं व्यंजन। यानी कि केवल और केवल वायु की आवश्यकता होगी तो क्या कहेंगे? स्वर। और व्यंजन किसे कहेंगे? जहां पर वायु प्लस अंग दोनों मिलते हैं उनसे क्या बनते हैं? व्यंजन। अब सबसे पहले बात आती है स्वर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, स्वर, जो स्वर होते हैं उनका देखिएगा उन्हें कैसे वितरित किया गया है, अलग अलग खंडों में डिवाइड उन्हें किया गया है स्वरों को। पहला जो स्वर होता है उसे कहते हैं लघु स्वर। लघु स्वर या इसी का दूसरा नाम है मूल स्वर। मूल स्वर या इसी का अगला नाम है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ठीक है, बात क्लियर हुई? लघु स्वर भी बोल सकते हैं, मूल स्वर भी बोल सकते हैं या ह्रस्व स्वर। उनकी संख्या कितनी है? तो 4। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। ठीक है, टोटल कितने हैं? ये 4 हैं। यानी कि लघु स्वर क्योंकि ये वर्णमाला में सबसे छोटे होते हैं इसीलिए इन्हें लघु स्वर कहते हैं। मूल स्वर क्योंकि वर्णमाला की ये जड़ है इसीलिए इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी वर्ण को नष्ट होने से अर्थात क्षय होने से बचाते हैं इसीलिए इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। कुल मिला के आपको एक बात क्लियर हो गई है, लघु स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताओगे कि 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। बात क्लियर हुई? उसके बाद में लघु, यानी कि कोई भी बच्चा जब छोटा होता है उसके बाद में धीरे धीरे वो क्या होता है? बड़ा होता है। और बड़े होने को बच्चा बोलते हैं दीर्घ स्वर। बड़े होने को क्या कहते हैं? दीर्घ। यानी कि अभी तक वो छोटा था, अब धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा होगा। अब ऐसे समझिएगा, कोई भी शिशु होता है या बच्चा होता है, पहला होता है छोटा और छोटे होने को हम लोग बोलते हैं लघु, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसको बोलते हैं दीर्घ। बात क्लियर हुई? अब दीर्घ स्वर, अब देखिएगा ये लघु है यानी कि ये छोटा आ है। अब ये जब बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा तो ये क्या बन जाता है? आ। बात क्लियर हुई? बड़ा आ बन जाता है। उसके बाद में ये जो छोटी ई है ये बड़ी हो जाती है तो क्या बन जाती है? बड़ी ई बन जाती है। और ये जो आपका छोटा ऊ है वो बड़ा होकर क्या बन जाता है? बड़ा ऊ बन जाता है। बात क्लियर हुई? यानी कि दीर्घ स्वर आ, ई, उ इनकी संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए 3। अब बात समझ गए हो? उसके बाद में तो बात आती है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब देखिएगा
बच्चा छोटा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसके बाद में मन करता है संयुक्त होने का, मतलब विवाह होने का मन करता है, शादी बारात संबंध। तो सदैव याद रखना है आपको, पड़ोसी संबंध ज्यादा बेटर होते हैं। यानी कि जब आ ई के साथ में मिलता है तो इसका निर्माण हो जाता है, ए बन जाता है। ऐसे ही जब आ और ए मिलता है तो वो बन जाता है ऐ बन जाता है। ऐसे ही जब आ उ मिलता है तो बन जाता है ओ बन जाता है। जब आ और ओ आपस में मिलते हैं तो बन जाता है अ बन जाता है। बात क्लियर हुई? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4। बात क्लियर हुई? समझ में आया आपको? यानी कि संयुक्त स्वर जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं तब संयुक्त स्वर बनता है। वो कौन कौन से हैं? ए है, ऐ है, ओ है और औ है। बात क्लियर हुई? ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। दूसरे तरीके से आप समझिएगा, लघु स्वर या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, जिनको बोलने में केवल और केवल एक मात्रा का समय लगता है। यानी कि जिनको बोलने में केवल और केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें लघु स्वर या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। और अगला नंबर है दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। बात क्लियर हुई? उसके बाद में प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं? जिनको बोलने में उच्चारित करने में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, यानी कि 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है तो उसे कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे आपने पढ़ा होगा ओम लंबा खींचा जाता है, यानी कि ओम आपने ऐसा देखा होगा लिखा हुआ ओम। ठीक है, बात क्लियर हुई? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिसमें 2 मात्रा से अधिक समय का समय लगता है उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। लघु स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें लघु स्वर या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं? 4 हैं, आ है, ई है, उ है और री है। तथा दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर किन्हें कहते हैं? जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ या संयुक्त स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है उन्हें बोलते हैं प्लुत स्वर बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? यानी कि अब आपको ये क्लियर हो गया कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं वो कितने हैं, तो टोटल उनकी संख्या कितनी है? 11 है। ये बात आपको आ गया? ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई ना? समझ में आया? हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं। अब जब स्वर की बात चल गई, मतलब आपको ये पता हो गया आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। यानी कि ये जो है ये कुल इतने जो वर्ण हैं वो क्या है? स्वर है। देख लीजिएगा इनकी संख्या 11 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो बात क्लियर हो गई? 11। अब इसके बाद में जो बात आती है, जिन्हें स्वर और व्यंजनों में काउंट नहीं किया जाता है उन्हें कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह देख लीजिएगा, अयोगवाह से ही आपको पता चलता है आ मतलब है आ के योग से बने हैं वह, मतलब जो जिनकी सकल सूरत संरचना आ जैसी है उन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह। वो कौन कौन से लेटर हैं? एक तो है अंग और दूसरा है आ। इनकी देख लीजिएगा, इनकी सकल सूरत संरचना देखो आ की तरीके से ही है, इसीलिए कहा गया है इनको अयोगवाह। मतलब आ के योग से बने हैं वह, उन्हें कहते हैं अयोगवाह। कौन कौन से लेटर हैं? वो 2 लेटर हैं, अंग और आह। बात क्लियर हुई?
दो ही अक्षर है, अंग और आह। और अंग को बच्चा बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार। अब देखिएगा अनुस्वार क्या है? अनु मतलब होता है बाद में और स्वर का मतलब है स्वर। अब देखिएगा ये वर्णमाला लिखा हुआ, स्वर लिखा गया है, औ के बाद क्या आता है? अंग आता है। ठीक है, अनुस्वार मतलब अनु मतलब होता है बाद में, स्वर मतलब होता है स्वर। स्वर के तुरंत बाद में कौन सा वर्ण आता है? तो अंग आता है। उसको क्या कहा गया है? विद्वानों ने क्या कहा है? अनुस्वार। और उसके बाद में जो आह है, आह को कहते हैं विसर्ग। बात क्लियर हुई? यानी कि आपको इतना समझ में आ गया है कि स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लघु स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, इनको बोलने में या इनको उच्चारित करने में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, उन्हें लघु स्वर या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जिनको उच्चारित करने में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। बात क्लियर हुई? उसके बाद में अयोग, वाह आ के योग से बने हैं। वाह कौन से आ की सकल सूरत संरचना लिए बैठे हैं? एक तो वर्ण है अंगा और दूसरा है आह। अंग को कहा जाता है अनुस्वार। अनु मतलब होता है बाद में, स्वर मतलब होता है स्वर। अर्थात जो तुरंत स्वर के बाद में वर्ण आता है उसे कहते हैं हम अनुस्वार। ठीक है, उसके बाद में जो आह है वो है विसर्ग। बात क्लियर हुई स्वर की? अब बात चलती है व्यंजन। ठीक है, अब हम बताते हैं आप लोगों को व्यंजन के बारे में। व्यंजन में क्या होता है कि इनको बोलने के लिए, व्यंजन जो है उनको उच्चारित करने के लिए वायु तथा अंग दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है? इसको आप लोग नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। बिल्कुल, हाँ। तो बात चल रही है व्यंजन। ठीक है, अब व्यंजन में क्या होता है कि जिनको बोलने के लिए वायु और अंग दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की जरूरत होती है, उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब बात चलेगी व्यंजन की। आपने ऐसे भी व्यंजन देखा हुआ, लिखा हुआ देखा होगा, और ऐसे भी। जो ये लिखा है व्यंजन, ठीक है, ऐसे जो ये लिखा है ये हर तरीके से गलत है। कैसे गलत है? जब आपको मैं शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पर मैं बात करूंगा तब आपको ये बिल्कुल बताया जाएगा कि ये गलत क्यों है और ये सही है। बहुत से हैं वर्ण है, अलंकार हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये अलंकार गलत है। हम लोग दिनांक को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या, ये सब गलत है। और कैसे गलत है? वो विद्वानों ने नियम और कानून और कायदे बना दिए हैं हिंदी भाषा में, उसके कारण ही आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, जब वर्तनी शुद्ध और अशुद्ध का आप लोगों को बताएंगे तभी ये बात वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो बात समझ रहे हो? व्यंजन यानी कि जिनको बोलने में वायु और अंग दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब ठीक है, व्यंजन में सबसे पहले का, खा, गा, घा, अंगा। उसके बाद में चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, डा। ठीक है, टा, ठा, डा, धा, ड़ा। उसके बाद में ता, था, दा, धा और ना। उसके अगला नंबर है पा, फा, बा, भा और मा। बात क्लियर हुई? यानी कि का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या। बात क्लियर हुई? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा और ना। फिर पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा इसमें कितने इधर वर्ण लिखेगा? कितने? 1 2 3
4 5, 5 इधर लिखे गए वर्ण और इधर कितने 1 2 3 4 5, 5 इधर भी वर्ण लिखे गए और इधर देखो कितने 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 वर्ड इधर भी लिखे गए। इधर देखो कितने लिखे 1 2 3 4 5, 5 लेटर इधर भी लिखे गए। और आपको मैथ वाले गुरुजी ने आपको सिखाया होगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि इक्वल होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्ग उन्होंने बताया होगा, ठीक है, वर्ग उन्होंने कहा होगा। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनकी चारों भुजाएं बराबर है, इनको नाम दे दिया जाता है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कुछ समझ में आया आप लोगों को? मतलब मेरे कहने का ये है कि चारों भुजाएं बराबर हैं, मतलब 5 वर्ड यहाँ भी है और 5 लेटर यहाँ भी है और 5 लेटर यहाँ भी है और 5 लेटर यहाँ भी है। जब चारों तरफ 5-5 वर्ण मिल रहे हैं तो उसी के कारण उसका नाम पड़ जाता है क्या, वर्गीय व्यंजन। पहली बात आपको क्लियर हो गई। अब अगला नंबर आता है, यानी कि ये जो वर्ण लिखे गए हैं आपको दिख रहा होगा और इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो 5-5 लेटर लिखे गए इसमें जो परिवार का सबसे प्रमुख होता है, प्रमुख का मतलब होता है जो बड़ा होता है, परिवार का सदस्य। अब ये का खा गा घा अंगा, ये जो है इस परिवार का सबसे बड़ा जो सदस्य है वो का है, ठीक है। अब जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है उसी के नाम पर उस वर्ग का नाम रख दिया जाता है। मतलब हम इसको डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं का वर्ग। बात क्लियर हुई? यानी कि किसी भी वर्ग का जो प्रथम अक्षर होता है वही या उसी के नाम पे उस वर्ग का नाम रख दिया जाता है। अब जैसे का खा गा घा अंगा में का सबसे बड़ा है तो उसके नाम पर उस वर्ग का नाम रख दिया गया है जिसे कहते हैं का वर्ग। ऐसे ही चावर्ग, बात क्लियर हुई? अब चावर्ग, ऐसे ही अगला जो है वो बन गया टावर्ग और टा के बाद में कौन सा वर्ग बन गया, तावर्ग, ठीक है। ता के बाद में क्या बन गया है, पावर्ग बन गया है। बात क्लियर है? इतना समझ में आया? मेरे कहने का ये है तात्पर्य कि किसी भी वर्ग का जो प्रथम अक्षर होता है उसी के नाम पे उस वर्ग का नाम कर दिया गया। अब जब ये भी हो गया, काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये बोले कहां से जाते हैं, ठीक है, मतलब ये जो पा फा बा भा म ये जो वर्ण है बोले कहां से जाते हैं, तो आप लोग बोल के देखिएगा। इनको बोलने के लिए जो ओंठ हैं वो आपस में स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसका दूसरा भी नाम पड़ गया स्पर्शी व्यंजन। बात क्लियर हुई? यानी कि स्पर्शी व्यंजन क्यों नाम पड़ गया, क्योंकि ये जो वर्ग के जो भी वर्ण है वो किसी न किसी अंग के द्वारा स्पर्श करके बोले जाते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया स्पर्शी व्यंजन। आप बोल के देखिएगा अपने आप, पा फा बा भा मा। आप जब बोलते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों के जो ओष्ठ हैं वो आपस में क्या होते हैं, स्पर्श करते हैं, अर्थात पा वर्ग को हम बोल सकते हैं ओष्ठ व्यंजन, ठीक है, ओष्ठ व्यंजन। बात क्लियर हुई? अब ऐसे आप देखिएगा इस ता वर्ग को बोलिए ता था दा धा ना। इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो जो जिह्वा है वो आप देखिएगा दंत में लगती है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं दंत व्यंजन। बात क्लियर है? दंत व्यंजन या दंती व्यंजन भी बोलते हैं, दंती व्यंजन। क्लियर हुआ होगा? ऐसे ही आप बोलिएगा टा वर्ग को बोलिएगा टा ठा डा ढा ड़ा। इन वर्णों को जब आप बोलोगे या उच्चारित करोगे, जो जीभ होती है वो पलट के पीछे जाती है, यानी कि तालु के भी पीछे जाती है, तालु के पीछे का हिस्से को बोलते हैं मूर्धा। तो जब हम बोलते हैं टा, आप बोल के महसूस करिएगा, उसको देखिए 2-3 बार बोल के, आपको पता चलेगा, उसमें आप पकड़ ले जाओगे। टा ठा डा ढा ड़ा, इनको बोलते हैं तो मूर्धा से उच्चारित होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है मूर्धन्य व्यंजन।
बात क्लियर हुई। अगला है क्या है, अब चा वर्ग च छ ज झ य, चा वर्ग के जितने भी ये पांचों वर्ण हैं इनको बोलने में क्या होता है कि जीभ जो होती है वो सीधा और सीधा तालु को छूती है, यानी कि मुंह में छत को छूती है, इसीलिए इनको कहा जाता है तालव्य व्यंजन या तालव्य व्यंजन कहा जाता है। अब फिर आगे बात आती है का वर्ग, का ख ग घ अंगा। आप देखिएगा इनको बोल के देखिएगा तो ये कंठ से निष्कासित होते हैं, निकलते हैं, उच्चारित होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कंठ व्यंजन। बात क्लियर हुई। अब ये पा वर्ग जो है, पा वर्ग को उच्चारित करने में क्या होता है, पा फा बा भा मा, इन वर्णों को कहां से उच्चारित करते हैं हम लोग, ओष्ठ के द्वारा स्पर्श करते हैं। जो ता था दा धा ना है, आप बोलिएगा वहां पर क्या होता है, जीभ जो है इन ता वर्ण को बोलने के लिए जो जिह्वा है वो दांतों को छूती है, इसीलिए उनको कहा जाता है दंती या दंत व्यंजन कहते हैं। अब टा वर्ग पे आया, अब इनको बोलिएगा टा ठा ड ढा ड़ा, इनको जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, जीभ जो होती है वो पलट के पीछे जाती है मुर्दा में, और मुर्दा से एक टा वर्ग उच्चारित होता है, इसीलिए उनको कहा जाता है मूर्धन्य व्यंजन। उसके बाद में जो चा वर्ग है च छ ज झ य, जब हम इन वर्णों को बोलते हैं उच्चारित करते हैं तो ये कहां से, जीभ कहां लगती है, छत को छूती है, किसकी, मुंह की छत अर्थात तालु से उच्चारित होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है तालव्य व्यंजन कहा जाता है। अगला है का वर्ग, का खा ग घ अंगा, ये जो वर्ण है ये कहां से उच्चारित, यानी कि का वर्ग के वर्ण कहां से उच्चारित होते हैं, तो कंठ के द्वारा। आप इनको बोल के देखिएगा का ख ग घ अंगा, ये देखिएगा कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कंठ व्यंजन कहा जाता है। बात इतनी क्लियर हुई, ठीक है। अब उसके बाद में किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, पांचवा देखिएगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये जो पांचवा अक्षर है किसी भी वर्ग का, मतलब वर्ग कितने हिंदी में, चार, कौन कौन, सॉरी वर्ग कितने हिंदी में, तो पांच आपको पता हो गया, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी कि ये वर्ग है, इसका जो पांचवा अक्षर है, ठीक है, पांचवा अक्षर कौन कौन से, अंगा है, इया है, ड़ा है, ना है और मा है, ये जो पांचवा अक्षर है इनको कहा जाता है पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। बात क्लियर हुई, पंचमाक्षर भी कहा जाता है, और इन्हीं का ही दूसरा नाम है दग्धाक्षर, 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 दग्धाक्षर भी कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है अशुभाक्षर भी कहा जाता है, अशुभाक्षर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पंचमाक्षर, ये किसी भाई वर्ग के पांचवें अक्षर है, इसीलिए इनको पंचमाक्षर, दग्धाक्षर या अशुभाक्षर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी हिंदी में विद्वान हुए हैं उनकी आज तक कोई भी कृति इन वर्णों से स्टार्ट नहीं हुई है, ना उन्होंने इन वर्णों से कभी भी स्टार्ट किया है, इसीलिए इन वर्णों को अशुभाक्षर अक्षर कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर। इन्हीं को कहा जाता है नासिक, नासिक भी इन्हीं को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने उच्चरित तो आधार से ही होते हैं, यानी कि पा फा बा भा मा, यानी कि ये जो माँ है उच्चरित तो अपने आधार, उसका आधार क्या है ओष्ठ, लेकिन इसमें नाम मात्र की नाक लग जाने के कारण ही इनको नासिक व्यंजन कहा जाता है। ऐसे जो पांचों अक्षर है, अब जैसे अंगा है, अंगा का आधार क्या है कंठ है, ये 90% तो अपने आधार से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन 10% इसमें नाम मात्र की नाक का प्रयोग कर लिया जाता है, जिसके कारण इन अक्षरों को यानी कि पंचमाक्षरों को नासिक के द्वारा भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल पुनः। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को अगर ये समझ में आए, ठीक है, तो आप लोग पुनः मैं फिर से एक बार निवेदित करता हूं, बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये कुछ समझ में आए तो आप बिल्कुल 100% आप इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करने की कोशिश करें और उनको इधर की ओर रुझान करें, झुकाव करें। और आपको पसंद आए तो लाइक भी करें, कमेंट करें। और अगर आपको अच्छा नहीं आता है तो आपके पास में एक बटन होगा डिसलाइक का, आप बिल्कुल उसे डिसलाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं पुनः कल फिर से।